सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लर्नर्स हब। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री, जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम 2024 में हेल्ड कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, वह आपका रीशेड्यूल किया गया है 12 अक्टूबर 2025 को। जी हाँ दोस्तों, आपका यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है वो 12 अक्टूबर को डेट आपकी निर्धारित कर दी गई है। इससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी ने भी दोस्तों आपका जो पेट का एग्ज़ाम होना था वह आपका फिक्स हो चुका है। वह आपका 6 और 7 सितंबर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्ज़ाम होना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी जो है वो बखूबी आप सभी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके साथ ही आपके यूपी पीसीएस, एसएससी पेट, इसके साथ ही दोस्तों आपको यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है और आपकी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पस को ध्यान में रख के ही तैयार किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में या आपके एसएससी पेट के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में दोस्तों ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करें और इसमें अपनी रैंक चेक करें कि दोस्तों ये आपको 40 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इन 40 क्वेश्चन में अपना नंबर चेक करें कि आपको कितने नंबर आपके क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 30 सही कर पाते हैं, 32, 34 से 36 आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ये उम्मीद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर पाएँ, ताकि आपकी तैयारी कितनी है ये आप खुद अपना जज लगा सकें। और एक बार कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सेंड करें। तो चलिए हम अपने आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की, सवाल नंबर 1 की, और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 1 क्या है। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपके विकल्प हैं: ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी लॉर्ड इरविन, सी बाल गंगाधर तिलक और डी लाला लाजपत राय। तो अपने विकल्पों को देखिए और ध्यान से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वह बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण अगरकर द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये कब की गई थी? 1884 ईस्वी में की गई थी। चलिए इसके हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे की पॉइंट्स में हो जाएंगे कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण अगरकर ने 1884 ईस्वी में की थी। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 2 क्या है दोस्तों। हमारा सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प हैं: ए राधाकांत देव, बी हैं रामकृष्ण परमहंस, सी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और डी हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो अपने विकल्पों को देखिए और अपने सही उत्तर का चयन कीजिए कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जो धर्म सभा के संस्थापक हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके राधाकांत देव। जी हाँ दोस्तों, आपके सवाल का उत्तर जो है वह ए बिल्कुल सही है कि राधाकांत देव आपकी धर्म सभा के संस्थापक थे। इन्होंने 1827 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है कि रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी। आपके विकल्प हैं: ए लॉर्ड वेलिंगटन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी थॉमस मुनरो और डी विलियम बेंटिक। दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत, इसमें आप सभी को ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे हिसाब से, कि ये क्वेश्चन कई बार हमारी आंखों के सामने से गुजर चुका है कि रैयतवाड़ी प्रथा की जो शुरुआत थी वह आपके थॉमस मुनरो ने की थी और ये कब की गई थी? 1820 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो आपके सवाल का जो आंसर है वह आपका सी हो जाएगा। चलिए इसे कुछ हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा सर थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में शुरू की थी।
रैयतवाड़ी प्रणाली एक भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसमें ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से भूमि राजस्व एकत्र करती थी, जिससे वे भूमि के मालिक बन जाते थे। यानी दोस्तों जो रैयतवाड़ी प्रथा थी उसमें भूमि को एकत्र कर लिया जाता था, किसके द्वारा? जो ज़मींदार होते थे भूमि को एकत्र कर लेते थे और उस भूमि के मालिक बन जाते थे। तो ये तो रैयतवाड़ी प्रथा की बात हो गई। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 4 क्या है। हमारा सवाल नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दोस्तों है कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? आपके विकल्प हैं ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी होल्ट मैकेंजी और डी सर थॉमस मुनरो। तो अपने विकल्प को देखिए और अपने सही उत्तर का चयन कीजिए कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे। तो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, होल्ट मैकेंजी आपके महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 5 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 5 है कि सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील जो है वह आपके निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। तो दोस्तों जो सूरजकुंड झील होगी वह आपके भारत के किस राज्य में स्थित होगी? अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर का प्रयास कीजिए। तो जो सूरजकुंड झील जो हो जाएगी वह आपके भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 है कि वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से रैंक मिली है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और जीके जीएस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। सभी क्वेश्चंस के आप 1 से लेकर 40 तक आप नंबर बना लें कॉपी पर और सभी क्वेश्चंस को आप देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 है कि वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो दोस्तों आपके विकल्प हैं ए 116, बी 115, सी 108 या डी 118वीं। तो भारत को दोस्तों इसमें हमें देखने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट में भारत को 118वीं रैंक मिली है। तो सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वह डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 7 क्या है दोस्तों। तुम्हारा सवाल नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। चलिए जानते हैं कि दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, जो दल बदल विरोधी कानून होता है वह संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो आपके विकल्प हो जाएंगे ए 8वीं अनुसूची से, बी 10वीं अनुसूची से, सी 6वीं अनुसूची से और डी 9वीं अनुसूची से। तो अपने दोस्तों विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो दल बदल विरोधी कानून जो है वह आपके संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं अनुसूची आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 8 क्या है। सवाल नंबर 8 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि रियासतों और सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई थी? दोस्तों सरकार और रियासतों के बीच संबंधों की जो प्रकृति थी उनकी जांच करने के लिए कौन सी समिति लाई गई थी? आपके विकल्प हो जाएंगे ए बटलर समिति, बी लॉयल समिति, सी स्ट्रैची समिति या डी कैंपबेल समिति। तो अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सी समिति थी जिसका उद्देश्य रियासतों और सरकार के बीच जो संबंध थे वो किस प्रकार के संबंध थे इसकी जांच करने के लिए लाई गई थी। तो दोस्तों आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बटलर समिति। जी हाँ दोस्तों, बटलर समिति ऐसी समिति थी जिसका काम रियासतों और सरकारों के बीच संबंधों के प्रकृति की जांच करना था। यह इसी कारण से लाई गई थी, यह 1927 में लाई गई थी। ये तो आपके सवाल का जो सही आंसर है वह ए हो जाएगा, बटलर समिति। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 9 क्या है। सवाल नंबर 9 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था?
दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए ध्रुव स्वामिनी, बी ध्रुव देवी, सी स्कंदा या डी पार्वती। तो आपके सवाल का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपने विकल्पों को देखिए और उस पर अपना सही का चिन्ह लगाइए दोस्तों। तो आपके सवाल को सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ध्रुव देवी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक और सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों उनकी तो एक उपाधि थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का वास्तविक नाम जो था वह विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य इनका वास्तविक नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। और दोस्तों ये गुप्त वंश के आपके एक बहुत महान शासक थे, जिनका जो उद्गम और उनका पतन था वह 375 ईसा से लेकर 415 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 315 से 415 ईसा 375 से 415 ईसा पूर्व तक इनका काल माना जाता है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 पर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 10 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। इब्न बतूता के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना है कि कौन कौन से इसमें सही हो जाएंगे और कौन सा गलत है। इसमें दोस्तों 2 सही होंगे और 1 गलत होगा, आपको गलत का चयन करना है। तो दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, क्या ये बात सही है? जहाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो इब्न बतूता था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। दूसरा है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के समय तक भारत में ही रहा, क्या ये बात सही है? सी है कि इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सी बात सही नहीं होगी? जो सही नहीं होगी वह यह हो जाएगा कि यह अलाउद्दीन खिलजी के समय तक ही भारत में रहा था। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के समय तक भारत में नहीं रहा था, बल्कि जो इब्न बतूता था वह आपकी 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन सी शताब्दी में आया था? 14वीं शताब्दी में भारत आया था। और जो आया था इसका जो कार्यकाल था वह 1333 से लेकर 1347 ईस्वी तक था। 1333 से लेकर 1347 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, यानी 10 वर्ष तक, ये 10 वर्ष तक भारत में रहा था। और दोस्तों इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल तक भारत में रहा था, ये बात गलत है। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल जो टाइम पीरियड हो जाएगा वह हो जाएगा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, तो यानी तब तक इब्न बतूता भारत में नहीं आया था, क्योंकि ये तो 1333 में ही आया था। तो इसलिए जो आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने गलत की दृष्टि से इसमें आंसर मांगा था। तो आपके सवाल का जो सही आंसर है वह बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 11 क्या है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और आप इनको बखूबी कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके विकल्प हैं ए 1992, बी 1995, सी 2006 और डी 1996। तो अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड थी इसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड थी इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। तो आपके सवाल का जो आंसर है वह डी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की और बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। तो सवाल नंबर 12 है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? दोस्तों केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपके विकल्प हैं ए प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय यहाँ पर दिया हुआ है 1951 से 1956 तक, बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक,
सातवें पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, या पाँचवें पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। तो दोस्तों आपके सवाल का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इस पर अपना सही विकल्प लगाइए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपके सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। जी हाँ दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1976 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो आपके सवाल का दोस्तों आंसर हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 13 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 13 है कि हाल ही में किन दो दवाओं के संयोजक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों हाल ही में जो दो दवाइयाँ हैं इनके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। वह कौन सी दो दवाइयाँ हो जाएंगी? ए है पैरासीटामोल और ट्रामाडोल, बी है टॉरिन और कैफीन, सी है पैरासीटामोल और फ्रेनिलेफ्राइन HCl, डी है क्लोरफेनिरामाइन और सिट्रिजिन HCl। तो दोस्तों किन दो दवाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा टॉरिन और कैफीन। जी हाँ दोस्तों, टॉरिन और कैफीन नाम की दो दवाइयाँ हैं जिनके कॉम्बाइन उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपके सवाल का जो आंसर है वह बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 14 क्या है। तो सवाल नंबर 14 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दोस्तों हैं। चलिए जानते हैं कि भारत का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का राज्यपाल होता है वह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है, इसका आपको सही उत्तर लगाना है। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 157 या अनुच्छेद 152। तो आपके सवाल का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है कि जो भारत का जो राज्यपाल होता है वह संविधान के यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण करता है, अनुच्छेद 159 के अनुसार। तो दोस्तों ये किस भाग में निहित है? ये आपके भाग 5 में निहित है, आपके भाग 5 में निहित है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 15 क्या है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सवाल नंबर 15 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 15 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 15 है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है वह 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष की जा सकती है। ये बात संविधान के किस संशोधन में लिखी है? दोस्तों संविधान के किस संशोधन में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वह 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक की जा सकती है? क्वेश्चन यह कहना चाहता है। चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। ए 93 संविधान संशोधन 2005, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी 73वां संविधान संशोधन 1992 या डी 42वां संविधान संशोधन 1976। तो दोस्तों आपके सवाल का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से 1 वर्ष करने का प्रावधान बताता है? तो दोस्तों आपके इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। जी हाँ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से 1 वर्ष तक की जा सकती है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 16 क्या है दोस्तों। तो सवाल नंबर 16 क्या है, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 16 है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? आपके विकल्प हैं ए 26 मार्च 1959, बी है 27 फरवरी 1950, सी है
13 अप्रैल 1948 और डी है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो प्रदान किया गया था वह आपको प्रदान किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा देकर उसको लागू किया गया था, यानी जो लागू डेट है वह आपकी हो जाएगी 26 जनवरी 1950। इसके साथ ही दोस्तों इसका दर्जा कब दिया गया था, तो वह दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो आपका सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 17 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 17 है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। वर्ल्ड एयर पोल्यूशन इंडेक्स 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। दोस्तों इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों पता होने चाहिए ताकि आप बता सकें कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा और पहला चौथा कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि दोस्तों जो चाड है, चाड दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। तो आपका सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सी वाला। जी हाँ दोस्तों, जो चाड है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर आपका चाड आएगा। सेकंड पर दोस्तों कौन सा आएगा, जो पहले नंबर पे आएगा वह आपका आएगा चाड। इसके बाद जो आपको दूसरे नंबर पर आएगा वह हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर आएगा वह हो जाएगा पाकिस्तान और जो चौथे नंबर पर आएगा वह हो जाएगा कांगो। जी हाँ दोस्तों, जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है वह आपका हो जाएगा चाड। और जो दूसरे नंबर पर, यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दूसरा सबसे प्रदूषित देश है वह कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। आपके सवाल का सही उत्तर क्या है, बांग्लादेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 18 क्या है। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 18 है कि मैं भारत पोर्टल, जिसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यावहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है, ये निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों मैं भारत पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यावहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है, ये उसका उद्देश्य हो गया। अब आपको ये बताना है ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपके विकल्प हैं, ए युवा सशक्तिकरण मंत्रालय या रोजगार मंत्रालय, बी युवा एवं रोजगार मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय और डी रोजगार एवं श्रम मंत्रालय। तो दोस्तों अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा युवा सशक्तिकरण मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, इसको 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा भी इसका शिलान्यास किया गया था। तो आपका सवाल का जो आंसर है वह आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 19 हमारा क्या है दोस्तों। इससे पहले इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं कि माय भारत पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 हमारा क्या है, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 19 है कि रेल बजट को किस वर्ष केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। दोस्तों जो रेल बजट था इसको किस वर्ष केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। जब तक कि रेल का बजट केंद्रीय बजट में दोस्तों शामिल नहीं किया गया था तब तक ये राज्य बजट या रेल बजट और बाकी सभी बजट साथ में ही रखे जाते थे और लोकसभा में पेश किए जाते थे। इसके बाद इनमें से एक वर्ष ऐसा है जिनमें रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया, जिसको पृथक कर दिया गया। तो उसको आपको देखना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। चलिए अपने विकल्प देख लेते हैं।
ए 2015, बी 2021, सी 2017 या डी 2020। तो दोस्तों किस वर्ष केंद्रीय बजट में शामिल किया गया रेल बजट को? अपने उत्तर विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2017। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2017 को रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया था। 1 अप्रैल 2017 को रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 20 क्या है। सवाल नंबर 20 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दोस्तों। चलिए जानते हैं कि हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक तो खीचन है आपका, और ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? जिनमें से एक है खीचन। तो आपको अपने दिए गए राज्यों में से किसी एक राज्य का चयन करना है और बताना है कि जो खीचन, जो आपका रामसर स्थल है खीचन, यह किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी कर्नाटक। तो अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों कि यह किस राज्य में आता है, किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो खीचन रामसर स्थल है, इसके साथ ही एक और शामिल किया गया है, मेनार, जो दोस्तों ये आपके भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आपका सवाल का जो सही उत्तर है वह सी हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही इसके कुछ आवश्यक तथ्य भी जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत में अभी तक जो रामसर साइट्स थी, इनकी कुल संख्या कितनी थी? 89 थी। पर अब हाल ही में 2 और नए रामसर स्थलों को जून 2025 में शामिल किया गया है। अब इनकी कुल संख्या 91 हो गई है। जो रामसर साइट्स हैं दोस्तों, इनकी संख्या 91 हो गई है, जो हाल ही में जून 2025 में बढ़ाए गए हैं। ये कौन? पहला है खीचन, जो कि आपके राजस्थान के फलोदी ज़िले में स्थित है। इसके साथ ही है दूसरा है मेनार, जो आपके राजस्थान राज्य के ही उदयपुर ज़िले में स्थित है दोस्तों। तो खीचन और मेनार 2 ऐसे रामसर स्थल हैं जिनको जून 2025 में हाल ही में रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 21 क्या है हमारा। तो सवाल नंबर 21 क्या है, चलिए जानते हैं कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के लिए आरबीआई द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति है। उस समिति का नाम बताना है कि जो पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए आरबीआई द्वारा गठित की गई थी। आपके विकल्प हैं ए सुरेश तेंदुलकर समिति, जो 2005 में आई थी, बी है तारापुर समिति, जो 1997 में आई थी, सी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आई थी, और तदर्थ समिति, जो 1992 में आई थी। तो दोस्तों अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि कौन सी समिति थी जिसका उद्देश्य पूंजी खाता में परिवर्तन करना था और ये आरबीआई द्वारा गठित की गई थी। तो दोस्तों आपके सवाल को सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा तारापुर समिति। जी हाँ दोस्तों, तारापुर समिति जो कि 1997 ईस्वी में लाई गई थी। एस तारापुर जी के द्वारा, इनका नाम, उनके नाम पर ही समिति का नाम तारापुर समिति पड़ा। ये एस तारापुर जी के द्वारा लाई गई थी, एस तारापुर। तो दोस्तों आपके सवाल का सही उत्तर है वह बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 22 क्या है हमारा। सवाल नंबर 22 क्या है, चलिए जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी। जो बलवंत राय मेहता समिति थी वह किससे संबंधित थी? आपके विकल्प हैं ए केंद्र में वित्तीय व्यवस्था से, बी स्वाधीनता आंदोलन समिति से, सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा से, या डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिशन से। तो दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका जो उद्देश्य था, यानी यह समिति जिससे संबंधित थी वह हो जाएगी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा से ये समिति संबंधित थी। तो आपके सवाल का सही उत्तर है वह सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की
इससे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं बलवंतराय मेहता समिति के बारे में। तो दोस्तों जो बलवंतराय मेहता समिति थी इसका गठन किया गया था 1957 में। जी हाँ दोस्तों, बलवंतराय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य के परीक्षण करने और उनके बेहतर कामकाज के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। यानी किस लिए किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्य का परीक्षण करने के लिए और उनके बेहतर कामकाज के सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत भी इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। पंचायती राज की शुरुआत भी इसी समिति के आधार पर की गई थी। ये तो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। तो सवाल नंबर 23 क्या है, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 23 है कि निम्न कथन कारणों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कथन और कारण दिए गए हैं, आपको कथन और कारणों को ध्यान से देखना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। चलिए अपना पहला कथन देखते हैं। कथन ए है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं। बी है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। दोस्तों इसमें दोनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो दोस्तों इसमें आपको इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ये सही है, 2 गलत है, या 1 सही और 2 की सही व्याख्या भी करता है। सी है 3 सही है और 1 गलत है। डी है 1 और दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता। दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करता है। दोस्तों दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। तो आपका सही सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी वाला दोस्तों, कि दोनों बातें तो सही हैं लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 24 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 24 क्या है। तो सवाल नंबर 24 है कि भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? जो भारत में संघीय न्यायपालिका थी उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके विकल्प हैं। ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी है भारत सरकार अधिनियम 1858 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो आपके सवाल का दोस्तों कौन सा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा जिसके अंतर्गत संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो आपके सवाल को सही जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की और 25 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 25 क्या है हमारा। सवाल नंबर 25। तो सवाल नंबर 25 है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संबंध में सही उत्तर कथन लगाइए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आपकी स्कीमें भी कवर दोस्तों हो रही हैं करंट GS के साथ साथ, और करंट GS पॉलिटी ये सभी दोस्तों आपके 39 क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन हर टॉपिक से लिए गए हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। तो इसमें कथन की बात करते हैं कि यह केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात हो रही है कि यह केंद्र सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। कारण है इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को प्रोत्साहन करना है। क्या दोस्तों दोनों बातें सही हैं? तो इसमें दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2016 को ये शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रोत्साहन करना है। तो दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में और जानते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम हमारे लिए किस किस प्रकार से क्या इसका फ़ायदा था। तो दोस्तों स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये सिडबी द्वारा जारी कृत स्कीम है। दोस्तों इसको कौन जारी करता है? इसको सिडबी जारी करता है। सिडबी जारी करता है इस स्कीम को,
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये 5 अप्रैल 2016 को आयोजित की गई थी। इसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सरकार 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करती है। तो दोस्तों ये ऋण प्रदान करने के माध्यम से ये योजना अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए स्टार्ट की गई थी। SC और ST के लिए स्टार्ट की गई थी। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 26 क्या है हमारा। सवाल नंबर 26 है कि निम्न कथनों को देखिए और उनको सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के सल्तनत काल दिए गए हैं और उनका टाइम पीरियड दिया गया है कि किस वंश का समय का यानी टाइम पीरियड कब से कब तक था। चलिए देख लेते हैं। एक खिलजी वंश, दोस्तों खिलजी वंश, फिर गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। पहले तो हम इनको क्रम से लगा लेते हैं कि पहले नंबर पर आपको कौन आएगा? गुलाम वंश, जो कि सबसे पहले नंबर पर गुलाम वंश था। उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। सबसे पहले आता है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है और तुगलक वंश के बाद फिर हमारा सैयद वंश आता है। तो इसी अकॉर्डिंग से हम इसको मैच कर लेंगे कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का जो आरंभ हुआ था वह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक हुआ था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक हुआ था। ये तो बी वाला हो गया। उसका जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का जो समय काल था वह आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक था। उसके बाद जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था। और साथ ही जो सैयद वंश था, इसका जो काल था वह 1414 से 1451 ईस्वी तक था। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से दोस्तों मैच कर दिए गए हैं। चलिए अपना सही उत्तर लगा लीजिए। गुलाम वंश जो बी वाला है और खिलजी वंश जो डी से कनेक्ट करता है, जो तुगलक वंश है ये ए से कनेक्ट करता है और जो आपका सैयद वंश है ये आपका सी से कोरिलेट करता है। यानी ए का डी हो जाएगा, ए का डी, बी का बी हो जाएगा, ए का डी, बी का बी, सी का 1। तो आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला सही है। चलिए बात करते हैं हम सवाल नंबर 27 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 27 क्या है। सवाल नंबर 27 है कि राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 27 कि राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 2004, बी 2001, सी 2006 और डी 2002। तो राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों जो राज्य महिला आयोग था उसका गठन किया गया था 2002 में। जी हाँ दोस्तों, राज्य महिला आयोग का गठन 2002 में किया गया था, लेकिन उसको लागू जो किया गया था वो 2004 से लागू किया गया था। राज्य महिला आयोग को 2004 से लागू किया गया था, लेकिन इसका जो गठन किया गया था वह 2002 से किया गया था। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कि जो राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था वह 2002 में किया गया था और इसे पारित 2004 में किया गया था। इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर राहटकर हैं। श्रीमती विजया किशोर राहटकर है इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 28 क्या है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 28 क्या है। सवाल नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कोयला उत्पादक राज्यों को उनके क्षेत्र से सुमेलित करना है। दोस्तों कोयला उत्पादक राज्यों की बात की गई है, आपको ज्ञात करना है कि कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है। आपके विकल्प हैं, चलिए अपने विकल्पों को देख लेते हैं। ए, यहाँ पर कोयला क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ पर आपको राज्य दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सिंगरौनी, सिंगरैनी, कोरबा, सुहागपुर और झरिया, ये दोस्तों किस किस राज्य से संबंधित हैं, आपको इसमें सम्मिलित करना है। चलिए कर देते हैं कि दोस्तों जो सिंगरैनी है ये आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, जो सुहागपुर है ये आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा, जो झरिया है ये आपका छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, जो कोरबा है ये आपका झारखंड का हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जो ए वाला है वो बी से कनेक्टेड है
जो कोरबा है वह सी से कनेक्टेड है, और जो सुहागपुर है ये डी से कनेक्टेड है, और झरिया ए से कनेक्टेड है। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा इसमें हो जाएगा? 2 कोरबा जो है। तो सब बात करते हैं सवाल नंबर 28 की, क्यों जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 28 क्या है? सवाल नंबर 28 है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी और डी 12 जनवरी। अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 9 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। और तो सवाल नंबर 29 है कि हाल ही में चर्चा में रहा चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो चिनाब ब्रिज है ये इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए राजस्थान, बी केरला, सी गुजरात और डी जम्मू कश्मीर। ये आपके किस राज्य में स्थित है? अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, जो चिनाब ब्रिज है इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया, ये जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है। चलिए इसके बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हाल ही में बनाया गया चिनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िलों में, यानी रियासी ज़िले के अंतर्गत आते हैं, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है और ये समुद्र तल से 359 मीटर यानी 1178 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1178 फीट आप कह सकते हैं, या 359 मीटर। ये वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और जिसे दक्षिण कोरियाई कंपनी और VSL इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं कि इसको किसके द्वारा बनाया गया है। इसको दक्षिण कोरियाई कंपनी और VSL इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। VSL इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। इसकी टोटल जो हाइट पूछी जाए अगर, तो उसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 1315 मीटर है। 1315 मीटर इसकी हाइट है और समुद्र तल से इसकी जो हाइट हो जाएगी वह 359 मीटर हो जाएगी। दोस्तों, ये तो बात हो गई चिनाब ब्रिज के बारे में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 30 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 30 क्या है। सवाल नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सी रबी की दलहनी फसलें नहीं हैं? दोस्तों, रबी की दलहनी फसलें पता करनी है कि कौन सी नहीं हो जाएंगी रबी की दलहनी फसलें। चलिए देख लेते हैं कि कौन सी रबी की दलहनी फसलें नहीं। ए चना, मटर, कपास, लोबिया, बी बाजरा, मूंग, मसूर, अरहर, सी उड़द, मूंग, चना, मसूर, डी गेहूं, मक्का, सरसों, मूंग। तो दोस्तों, कौन सी आपकी रबी की दलहनी फसलें हो जाएंगी? सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सी फसलें रबी की दलहनी फसलें हैं? तो आपका सवाल का सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, उड़द, मूंग, चना और बाजरा ये सभी आपकी रबी की दलहनी फसलें हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 31 की। सवाल नंबर 31 क्या है? सवाल नंबर 31 है कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? आपके विकल्प हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश और डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना विकल्प लगाइए। दोस्तों, जो घोड़े की दागने की प्रथा शुरू की गई थी वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू की गई थी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 32 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 32 क्या है। तो सवाल नंबर 32 है कि कौन सी जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है?
कौन सी जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है? अपने विकल्पों को देख लेते हैं। ए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बी है बॉस जल संधि, सी है मैगलन जल संधि और डी है तस्मान सागर। तो दोस्तों कौन सी जल संधि ऐसी है जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है? अपने सही विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। दोस्तों, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है बॉस जल संधि। जी हाँ दोस्तों, बॉस जल संधि जो है वह आपको तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। चलिए इसके बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, यह एक समुद्री जलडमरू मध्य है जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के दक्षिण, विशेष रूप से विक्टोरिया राज्य से अलग करती है। 1798 ईस्वी में ब्रिटिश खोजकर्ता जॉर्ज बुश के द्वारा इस जलडमरू मध्य को पहली बार पार किया गया था। तो इस प्रकार आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, बॉस जल संधि। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 33 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 33 क्या है। सवाल नंबर 33 है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको ये बताना है कि कौन सा जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है और फिर सबसे बड़ा है। चलिए देख लेते हैं। आपको आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है, इनको कर देते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। बी क्या है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। सी क्या है? अंटार्कटिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। या डी कौन सा है? यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, कौन सा आरोही क्रम के अनुसार आपका सही हो जाएगा? चलिए हम देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा हो जाएगा पूरे विश्व में? सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तो सबसे लास्ट में तो उत्तरी अमेरिका ही आएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करें तो क्योंकि इन जो हमारी जो लिस्ट दी गई है इनमें सबसे छोटा महाद्वीप हमारा हो जाएगा यूरोप। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में यूरोप आएगा और लास्ट में उत्तरी अमेरिका आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि यूरोप से बड़ा महाद्वीप हमारे दिए गए लिस्ट में कौन सा हो जाएगा। दोस्तों, यूरोप से बड़ा महाद्वीप हमारा अंटार्कटिका हो जाएगा। इसके साथ ही अंटार्कटिका से बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा और दक्षिणी अमेरिका से महाद्वीप आपका बड़ा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो आपका सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी वाला। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद उत्तरी अमेरिका। आपका सवाल का जो आंसर है वह डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं सवाल नंबर 34 की और जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 34 हमारा क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 34 है कि निम्नलिखित कथनों और कारणों को सुस्पष्ट कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, कथन और कारण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको ज्ञात करना है कि किस कथन का कारण सही है या सही व्याख्या करता है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। आपका कथन है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। इसका कारण है कि एशिया महाद्वीप में विश्व का 37% भूभाग है। तो दोस्तों, क्या दोनों बातें को एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं? एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% आबादी निवास करती है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो बी है कि एशिया महाद्वीप में विश्व का 30% भूमि क्षेत्र है, दोस्तों ये बात गलत है। जो एशिया महाद्वीप में विश्व की 37% नहीं बल्कि 30% भूमि क्षेत्र है। 30% भूमि क्षेत्र है एशिया महाद्वीप में, विश्व का 30%। तो दोस्तों, ए वाला तो सही है लेकिन आपका कारण गलत है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर कौन सा इसमें हो जाएगा? ए सही है पर कारण गलत है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो कथन है वह बिल्कुल सही है लेकिन जो कारण है वह हमारा गलत हो जाएगा। आपके सवाल का जो सही आंसर है वह ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 35 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 35 क्या है। सवाल नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथन और कारणों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारणों का दोस्तों ये भी सवाल है, आपको देखना है। चलिए देख लेते हैं। कथन क्या है कि केला उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य है। केला उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए इसका कारण जान लेते हैं।
कारण है इसका कि भारत हर साल 33 मिलियन मीट्रिक टन केले का उत्पादन करता है। ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि भारत हर वर्ष 33 मिलियन मीट्रिक टन केले का उत्पादन करता है। तो इसमें दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला। जी हाँ दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में केले की सर्वाधिक खेती महाराष्ट्र के जलगांव में की जाती है, इसीलिए जलगांव को केले की राजधानी भी कहा जाता है, जिसके लिए महाराष्ट्र को 2016 में जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। केला उत्पादन के मामले में इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया था 2016 में। और भारत हर वर्ष 33 मिलियन मीट्रिक टन केले का उत्पादन भी करता है। भारत हर वर्ष 33 मिलियन मीट्रिक टन केले का उत्पादन भी करता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 36 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 36 क्या है। सवाल नंबर 36 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को दोस्तों सुमेलित करना है। एक तरफ बागानी फसलें दी गई हैं, एक तरफ देश दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि कौन सी फसल किस देश से संबंधित है। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो रबड़ है, रबड़ कहाँ से आती है? रबड़ दोस्तों मलेशिया से आती है। रबड़ मलेशिया से आती है। जो मसाले हैं, मसाले भारत से आते हैं। जो कोको है वो आइवरी कोस्ट से आती है और चाय श्रीलंका से आती है। तो जो रबड़ है वो मलेशिया से हो जाएगी, यानी इसका 2 हो जाएगा और कोको का 4 हो जाएगा। जो मसाले हैं वो 1 है, इसका 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, यानी 2 4 1 3 2 4 1 3। अपना विकल्प देख लेते हैं। जो हमारा विकल्प हो जाएगा 2 4 1 3। तो हमारा जो बी वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं इसे कुछ नोट पॉइंट की और जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो चाय है वह श्रीलंका की फेमस है, या फेमस कहें या हम यूँ कहें कि चाय के मामले में सबसे अधिक पैदावार जो है वह श्रीलंका करता है। जो कोको है इसकी पैदावार सबसे अधिक आइवरी कोस्ट में की जाती है। जो मसाले हैं, मसाले उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य है। कॉफ़ी या कहवा में ब्राज़ील राज्य सबसे टॉप पर है दोस्तों, और रबड़ के मामले में मलेशिया टॉप पर है। तो ये तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई मसालों के बारे में और कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 37 की और जानते हैं कि हमारा सवाल नंबर 37 क्या है। सवाल नंबर 37 है कि निम्नलिखित कथन और कारणों को ध्यान से देखिए और उस पर अपना सही का निशान लगाइए। कथन और कारणों का दोस्तों ये भी सवाल है, इसको ध्यान से देखिए, उस पर अपना सही का निशान लगाइए। चलिए जान लेते हैं हमारे कथन और कारण क्या हैं। हमारे कथन और कारण है कि अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर अफ्रीका 54 देशों के साथ सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है, जिसकी आबादी 2021 तक 1.4 बिलियन थी। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी आबादी 2021 तक 1.4 बिलियन थी। तो दोस्तों इसमें आपको ज्ञात करना है कि कथन सही है, कारण गलत है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। सी क्या है, कारण सही है पर कथन सही है पर कारण गलत है। और डी क्या है, कारण सही है पर कथन गलत है। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों बातें सही हैं और यह सही बात करता है और दोनों कथन भी सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप नहीं है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे जिससे विषुवती व्रत, मकर व्रत और कर्क व्रत गुजरते हैं। यह मानव जाति का उद्गम स्थल भी माना जाता है। दुनिया की 16% आबादी यहीं निवास करती है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं,
चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 38 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 38 क्या है। सवाल नंबर 38 है कि निम्नलिखित कथन और कारणों को देखिए और अपने सही उत्तर को चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके विकल्प हैं। ए कथन, जिब्राल्टर जलमध्यम अलास्का को भूमध्य सागर से जोड़ती है। दोस्तों, जो जिब्राल्टर जलमध्यम है वह अलास्का को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि यह पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर के बीच यातायात का एक सिकुड़ा हुआ बिंदु है। क्योंकि यह पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर के बीच यातायात का एक सिकुड़ा हुआ बिंदु है। तो दोस्तों, जो कारण है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये बात करता है जिब्राल्टर जलमध्यम अलास्का को भूमध्य सागर से जोड़ता है। दोस्तों, ये अलास्का को नहीं, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। जो ये वाला है कथन अब गलत हो जाएगा और कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। कथन गलत है पर कारण सही है, तो आपका जो ए वाला है वह बिल्कुल सही है। कि कथन, इसका जो कथन गलत है पर कारण जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए इससे कुछ हम तथ्य जान लेते हैं। तो दोस्तों, जिब्राल्टर जलमध्यम भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, क्योंकि यह पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर के बीच यातायात का दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सिकुड़ा हुआ है। वर्तमान में इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। किस पर? जिब्राल्टर जलमध्यम पर वर्तमान में ब्रिटेन का अधिकार है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 39 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 39 क्या है। हमारा सवाल नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से भारत किसके सर्वाधिक निर्यात में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करता है। भारत किसके सर्वाधिक निर्यात में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करता है? दोस्तों, आपके विकल्प हैं। ए कृषि उत्पाद, बी पेट्रोलियम उत्पाद, सी हस्तशिल्प या डी आभूषण। तो भारत सबसे अधिक निर्यात किस वस्तु का करता है? तो दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। दोस्तों, भारत सबसे अधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का करता है। इसके पश्चात सेकंड नंबर पर दोस्तों आभूषणों का निर्यात करता है। चलिए इसके कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम उत्पाद के साथ साथ रत्न और आभूषणों का भी सर्वाधिक निर्यात करता है। इसके अलावा भारत इंजीनियरिंग सामान, वस्त्र और परिधान, रसायन और खाद्य उत्पादों का भी निर्यात करता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 40 की और आज के अंतिम प्रश्न की। तो दोस्तों, हमारा आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथन और कारणों को ध्यान से पढ़िए और अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि मक्का भारत में खरीफ की एक फसल है। जो दोस्तों मक्का है वह खरीफ की फसल है या आपकी रबी की फसल है? तो ये वाला तो गलत लग रहा है शायद। और बी क्या है? यह एक नगदी फसल है। ये वाली बात सही है। तो मक्का जो है वो खरीफ की नहीं रबी की फसल हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कथन जो है वह गलत है पर कारण सही है। कथन गलत है पर कारण सही है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लर्नर्स पर बने रहें। और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो आपकी किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चाहिए वह आप हमें कमेंट ज़रूर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों आपने हमारा साथ दिया। आप सभी का थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।